देखें कि अगर कोई पुष्प है और उसी पुष्प में नर और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में मौजूद है, नर भाग और मादा भाग, पुष्प का नर भाग और मादा भाग अगर एक ही पुष्प में मौजूद है तो इसे हम द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। और इसका उदाहरण ये गुड़हल है। इस गुड़हल में नर और मादा भाग अर्थात पुंकेसर नर भाग और मादा भाग स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में मौजूद है, तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। इसी तरीके से द्विलिंगी पुष्प में और सारे उदाहरण है, सरसों है, मटर है, ये सारा द्विलिंगी पुष्प के अंतर्गत आता है। अगर एक लिंगी पुष्प की बात करें तो पपीता है, मक्का है और इसके अलावा ककड़ी है, बहुत सारे और हैं जो एक लिंगी पुष्प के अंतर्गत आते हैं। तो एक लिंगी पुष्प क्या है? जिसमें कि सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएं, यानी पुंकेसर किसी एक पुष्प में पाया जाए और स्त्री केसर किसी दूसरे पुष्प में पाया जाए। दो अलग अलग पुष्पों में पाया जा रहा है, नर भाग अलग और मादा भाग अलग, तो इसको हम एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और एक ही अगर पुष्प में दोनों नर और मादा भाग पाए जा रहे हैं, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको द्विलिंगी कहेंगे। अब बात करेंगे हम लोग पुष्प के भाग की। पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो अगर इस पुष्प को देखो, ये गुड़हल का पुष्प है, इसमें सबसे नीचे की तरफ जो ये हरे कलर की पत्तियां जैसी छोटी छोटी पत्तियां जैसा संरचना लगा हुआ है, इस छोटी जो हरे कलर की पत्ती होती है इसको बोलते हैं वाह दलपुंज। इनकी संख्या प्रायः 4 या 5, 6 होती है और ये नीचे की तरफ से सपोर्ट देने का काम, मजबूती देने का काम पुष्प को करती है। जैसा पुष्प में आप देख रहे हैं नीचे से छोटे हरे कलर की पत्तियां हैं, तो ये वाह दलपुंज हो गया। दूसरा भाग है जो ये रंगीन भाग है, ये पीला भी हो सकता है, आपने पुष्प को पीला भी देखा होगा, है काला भी देखा होगा, लाल भी देखा होगा, सफेद भी देखा होगा, यानी ये अलग अलग रंग के अट्रैक्ट करने के लिए, कीड़ों को अटैक करने के लिए रंगीन भाग होता है। तो पुष्प का रंगीन भाग क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। तो वाह दलपुंज हरा भाग हो गया और दल हमारा जिसको दलपुंज कहते हैं वो हमारा रंगीन भाग होगा, वो लाल, हरा, नीला, पीला कोई भी रंग रंगीन हो सकता है। अगला भाग है कौन सा? पुंकेसर। ये देखिए, ये पुंकेसर है जो कि नर जननांग पुष्प का कहलाता है। इसे पुष्प का नर जननांग कहते हैं। ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। ऊपर का भाग जो होता है इसको पराग कोश कहते हैं। ठीक है, पराग कोश क्या होता है? जिसमें कि ढेर सारे परागकण पाए जाते हैं। कौन से कण पाए जाते हैं? इसी पराग कोश में परागकण होते हैं। तो ये हमारा नर जननांग है जिसे पुंकेसर के नाम से जानते हैं। पुष्प का नर भाग कौन सा है? कौन सा है? पुंकेसर। अब दूसरा है स्त्री केसर, जिसे हम पुष्प का मादा भाग कहते हैं। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे टॉप का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो है इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ये वाला जो भाग है, ये सेंटर का, जैसे ये हो गया वर्तिकाग्र, ये हो गया वर्तिका और ये हो गया अंडाशय। तो बीच का भाग हो गया वर्तिकाग्र और नीचे यहाँ अंडा होता है, यहाँ पर यहीं पर अंडा होता है। और ये पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा भाग हमारा क्या कहलाता है? अंडाशय के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पुष्प के 4 भाग और उनकी बात। अब हम बात करेंगे परागण की। तो परागण मुख्य रूप से बच्चों आपके जो कोर्स में 3 प्रकार का होता है। एक तो वायु द्वारा परागण, मान लो तेज हवा चली, आंधी चली, उसके कारण परागकण, ये परागकण यहाँ से निकल करके, यानी पुंकेसर। हम बात करेंगे परागण की। किसकी बात करेंगे? परागण क्या होता है? ये जो परागकण है, ये परागकण है, ये परागकण हमारे पुंकेसर के परागकोश से, पुंकेसर के परागकोश से इन परागकणों का निकल करके और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में, यानी यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना। ये कौन चीज जा रहा है यहाँ पर? ये परागकण जा रहे हैं। तो परागकण कहां से जा रहे हैं? नर जननांग से निकल करके। और नर जननांग के किस भाग से निकल रहे हैं? परागकोश से निकल करके और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में इनका प्रवेश करना परागकणों का ये परागण कहलाता है। ये 3 प्रकार से हो सकता है। ये परागकण 3 तरीके से जा सकते हैं। पहला वायु द्वारा, दूसरा जल द्वारा, तीसरा कीट द्वारा। कभी कभी हाथी है, हाथी अपना सूंड कहीं किसी पुष्प पे रखा और उसकी सूंड में कुछ परागकण लग गए, उसने कहीं दूसरी जगह रख दिया कुछ खाने के चक्कर में, तो परागकण यहाँ से वहां चले गए। कभी हवा से, कभी कीट से, कभी जल से, ज्यादा बारिश हुई और किसी पुष्प का परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान हो गया, तो इस तरीके से परागण होता है। अब ये परागकण जब यहाँ से और वर्तिकाग्र में प्रवेश करते हैं तो इस घटना को हमने क्या नाम दिया? इसको नाम दिया परागण। परागण हो गया, परागकण पहुंच गया यहाँ पर वर्तिकाग्र में, यहाँ पर परागकण अब आ गया है ये। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग निषेचन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? निषेचन क्या होता है और उसको देखते हैं। निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परागकण, परागण के बाद वर्तिकाग्र में ये पहुंचा हुआ परागकण ये धीरे धीरे नीचे की ओर फॉल डाउन करता है, मतलब नीचे की ओर आता है। परागकणों का वर्तिकाग्र से, वर्तिका और अंडाशय में नीचे की तरफ आना और आकर के इस परागकण का इस अंडाणु से, अंडे से, ठीक है, अंडाशय में कौन है? अंडा। तो अंडा और परागकण, परागकण किसके साथ मिलता है बच्चों? परागकण किसके साथ मिलेगा? अंडे के साथ बनेगा, मिलेगा। और क्या बनाएगा ये बनाएगा युग्मनज। क्या बनाएगा बच्चों? एक्चुअल में ये परागकण क्या है? युग्मक है। जो सिंगल है वो क्या है? इकलौता है, तो युग्मक। अंडा भी क्या है हमारा? युग्मक है। लेकिन ये दोनों मिल करके, यानी ये हैप्लॉइड है N और ये भी N, और ये N मिल करके अब बन गया क्या? युग्मनज। और ये हो गया 2N यानी डिप्लॉयड। ठीक है, तो परागकण
अंडे से मिलता है, ये परागकण यहाँ वर्तिका से होते हुए नीचे यहाँ अंडा है, ये परागकण इससे मिलता है और इसी प्रक्रिया को निषेचन के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस निषेचन के बाद जब अंडा जो है वो परागकणों से मिलता है तो क्या बनाता है, युग्मनज। और यही युग्मनज बच्चों जब जो है यही युग्मनज जब आगे और बढ़ता है तो ये युग्मनज आगे चल के क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भ्रूण। और भ्रूण से फिर आगे नए पौधे का या पौध का निर्माण होता है, नए पौध का निर्माण होता है। तो युग्मनज आगे चल के भ्रूण बनता है, ये भी 2n होता है, क्या होता है 2n होता है, यानी डिप्लॉयड होता है, ये भी 2n होता है। और हमारा युग्मनज आगे चल के भ्रूण और भ्रूण से फिर पौध का निर्माण होता है। अब बात आती है कि जब हमारा ये यहाँ पर ये जो हमारा अंडाशय है, इस अंडाशय में हमारा परागकण पहुंचा, परागकण पहुंचने के बाद अंडे से मिला और युग्मनज बनाया। अगर हम अब एक सवाल आता है कि फल किसे कहते हैं, ठीक है, क्या किसकी बात करेंगे हम लोग, फल की। नया पेज लेते हैं, फल की बात करेंगे हम लोग। ये फल क्या होता है, अभी आपने देखा इससे पहले वाले चित्र में कि यहाँ पर जब हमारा ये परागकण यहाँ अंडे के पास मिलता है तो अगर हमारा निषेचन इस अंडाशय में हो रहा है, यानी निषेचन हमारा कहाँ हो रहा है, अंडाशय में हो रहा है, अंडाशय में हो रहा है, तब इसे हम क्या कहेंगे, सत्य फल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, सत्य फल कहेंगे, अगर अंडाशय में हो रहा है। दूसरी बात, अगर किसी कारण से ये पार्ट टूट गया या झड़ गया पुष्प से, ये ऊपर का वर्तिकाग्र और वर्तिका, और हमारा जो ये अंडा था ये सरक के कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया है, कहाँ पे, पुष्पासन में। कहाँ पे आ गया बच्चों, पुष्पासन में। और जब पुष्पासन में हमारा अंडा आ जाएगा तो ये हमारा परागकण भी यहाँ से सरकता हुआ कहाँ आ जाएगा, अब नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, पुष्पासन में। अगर हमारा निषेचन कहाँ हो रहा है, पुष्पासन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है बच्चों, पुष्पासन में हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, असत्य फल कहेंगे। क्या कहेंगे, असत्य फल, ये इसको कहेंगे, यानी फॉल्स फ्रूट कहेंगे, और इसको ट्रू फ्रूट। अंडाशय में अगर हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सत्य फल। और अगर पुष्पासन में हमारा निषेचन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, असत्य फल। और एक होता है अनिषेच फल, यानी एक ऐसा फल जिसमें बीज ना हो, उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट। एक ऐसा फल जिसमें बीज ना हो तो उसको अनिषेच फल कहते हैं। और वो यहाँ पर जो है निषेचन से पहले ही अगर जो हमारा यहाँ पर निषेचन नहीं हो रहा है और निषेचन से पहले ही फल बन जा रहा है तो उसको अनिषेच फल कहेंगे। इस प्रकार से फल हमारे 3 प्रकार के हो गए, सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल। ठीक है, ये पूरी बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया।